कहते हैं कि इंसान को सपने जरूर देखना चाहिए, परंतु सपने को हकीकत में कैसे बदलना है इसके बारे में भी उससे ज्यादा सोचना चाहिए। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थियों को अपने जीवन में मोटिवेशनल थॉट या मोटिवेशनल स्पीकर का मोटिवेशनल आइडियाज को जरूर सुनना चाहिए, परंतु ये मोटिवेशनल आइडिया और मोटिवेशनल थॉट भी बिल्कुल उस सपने की तरह ही होते हैं जो सुबह होते ही अधूरे से रह जाते हैं। तो इंसान को और विद्यार्थियों को, खास करके विद्यार्थियों को मोटिवेशनल थॉट सुनना तो जरूर चाहिए, परंतु उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाइफ कैसे जीते हो। क्योंकि हम लोग सोचते हैं, बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं कि ये जॉब कर लेंगे, वो जॉब कर लेंगे, दरोगा बन जाएंगे, आपका एसएससी क्रैक कर ले आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक डिसिप्लिन लाइफ में आपको अपने आप को डालना पड़ेगा कि हाँ, अगर मुझे दरोगा बनना है तो मुझे डेली इतना कम से कम पढ़ना ही है। ठीक है, अगर मुझे एसएससी क्रैक करना है तो डेली इतना इंग्लिश, इतना जीके जीएस, इतना मैथ, इतना रीजनिंग बनाना ही है। तो विद्यार्थियों के जीवन में मोटिवेशनल थॉट से ज्यादा डिसिप्लिन लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप उसी प्रकार बिल्कुल डेली डिसिप्लिन लाइफ में ही आप भी हम लोग के साथ जुड़े रहें और अपना जो है, जो भी जहां दिक्कत हो वहां उन चीजों को दूर करें। तो चलिए हम लोग भी आज एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं, स्टैटिक जीके सेशन नंबर 42, जिसमें हम लोग शालू मिस के साथ देखेंगे स्टैटिक जीके के बहुत सारे प्रश्न हैं, जिसमें हम लोग साइंस का कुछ प्रश्न देखेंगे, हिस्ट्री का भी देखेंगे, ज्योग्राफी का भी देखेंगे, केमिस्ट्री का भी देखेंगे। सभी प्रश्नों को एक एक करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ शालू मिस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेशन नंबर 42 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक भारत के सार्वजनिक बैंक के क्षेत्रों में सबसे पुराना बैंक। अगर आपसे पूछता है कि आज के टाइम में मतलब 2024 में भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र या फिर आप कह सकते हो सरकारी बैंक की संख्या कितनी बची है, तो प्राइवेटाइजेशन होते होते अभी क्या हो रहा है ना कि निजीकरण होते होते अब कितनी संख्या बची है, तो अब मात्र 12। ठीक है, मात्र 12 अब आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बचा है। वहीं 2020 तक कितना हुआ करता था, तो लगभग 22 हुआ करता था, और अभी के टाइम में करंट में पूछता है तो 12 बचे हैं। और अगर बात करें पीएनबी के बारे में, तो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन रहा था, तो ये रहा था पीएनबी। चलिए देखते हैं इसके इतिहास के बारे में। पीएनबी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वो चीज आप देख पा रहे हो, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसका स्थापना कब हुआ था, बहुत पुराने टाइम में, आप कह सकते हो आपका ब्रिटिश भारत में। ठीक है, कब हुआ था, तो 19 मई 1894 ईस्वी को दयाल सिंह मजीठिया, ठीक है, नाम ध्यान से सुनना, दयाल सिंह मजीठिया, दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय के सहयोग से, लाला लाजपत राय, ठीक है, जो कि आपका ये बहुत चर्चित चेहरा था लाल बाल पाल के रूप में। तो आप कह सकते हो कि फाउंडर में कौन कौन हो जाएंगे, तो फाउंडर में ये दोनों हो जाएंगे। स्थापना इसका कब हुआ था, तो स्थापना हुआ था 19 मई 1894 ईस्वी को, और अभी के समय इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय हो जाएगा न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इतना सब कुछ देखें, पीएनबी जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। इसके फाउंडर कौन है, तो ये हो जाएगा आपका दयाल सिंह मजीठिया। और अगर आपसे पूछता है कि अभी इसके एमडी और सीईओ, देखिएगा एमडी का अर्थ क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो आप बहुत सारी कंपनियों में नाम सुनोगे एमडी, तो अभी इसके जो एमडी हैं ये कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके कौन, अतुल कुमार गोयल। एक वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, अतुल कुमार गोयल, अतुल कुमार गोयल। तो इतना आप याद रखिएगा, अतुल कुमार गोयल जी के द्वारा अभी ये यहाँ क्या है, एमडी और सीईओ है। क्वेश्चन था आपका कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अभी हम लोग देखिए कब हुआ था, 1894 में ब्रिटिश भारत में ही इसका स्थापना किया गया था। दो और बैंक का इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं, जैसे एसबीआई। ठीक है, एसबीआई, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1955 में। जबकि आपसे अगर सवाल करता है आरबीआई, आरबीआई का अर्थ क्या हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई का अर्थ क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1955
1935 ईस्वी में। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता है कि एसबीआई का अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खारा, और आरबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके कौन, शशिकांत दास। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को ही मिलता है? कौन सा मौलिक अधिकार? हम लोग अभी सेशन में, जो हम लोग का पॉलिटी का लगातार सेशन चल रहा है, उसमें हम लोग एक क्वेश्चन डेली पॉलिटी का लेते हैं, ये उससे थोड़ा सा हटकर है। यहाँ पे आपसे सवाल कर रहा है कि कौन से मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को ही दिए जाएंगे? सिर्फ भारतीयों को, इसका कहने का क्या अर्थ हुआ कि क्या कोई विदेशी लोग भी रहता है भारत में? तो जी हाँ, रहते हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, गैर भारतीय। यहाँ पे जो बोल रहा है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट, ठीक है। अगर आप हमारे वीडियो के रेगुलर लिसनर हैं तो आप इसका नाम जान रहे होंगे। लगातार हम लोग इसके सीरीज पे आगे बढ़ रहे हैं। फंडामेंटल राइट का चर्चा कहाँ किया गया है? तो भाग 3 में इसका चर्चा किया गया। और कहाँ से कहाँ तक चर्चा किया गया फंडामेंटल राइट्स या उससे संबंधित अनुच्छेद? तो ये हो जाएगा 12 से 35, जिसमें सारा का सारा अधिकार का बात नहीं करता है। जैसे 12 हो गया, 13 हो गया, तो इसमें कोई अधिकार का बात नहीं करता है, मौलिक अधिकार के बारे में और उसके पावर्स और शक्तियों के बारे में बताता है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया। इसमें आपसे सवाल पूछा कि कौन से मौलिक अधिकार सिर्फ इंडियंस को मिलेंगे? या तो वो इंडियन भारत में जन्म की वजह से हो गया हो, या अगर कोई विदेशी भारत में आकर के भारत का नागरिकता ले लिया तो वो भी आपका इंडियन कहलाएगा, और उसमें ये भी सम्मिलित हो जाएगा। तो आप एकदम से रट लेना, समझ लेना, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं, 15, 16, 19, 29, 30। ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही मिलेंगे। कोई गैर भारतीय अगर भारत में रह रहा है तो उसको यह अधिकार अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा ब्रीफली कि 15, 16, 19, 29, 30 में है क्या। 15, 16, 19 हम आपको पहले वाले सेशन में बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो राज्य है, राज्य धर्म जाति, राज्य जो है धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, और हम लोग को राज्य मतलब पता है, हम लोग 12 में पढ़े हैं राज्य का परिभाषा कि आपका राज्य मतलब सिर्फ बिहार और यूपी नहीं हो गया। राज्य मतलब वो चीज हुआ, वो बॉडी हुआ जो आपका कानून बनाता है, जैसे संसद, नगर निगम, नगर पंचायत हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन हो जाएगा, ये सारे राज्य के अंतर्गत आएंगे। आप बताओ कि अगर ये आर्टिकल गैर भारतीय के लिए भी यूजेबल होता तो ये गलत हो जाता ना। जैसे ये देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे आप अगर पढ़ते हो कि भारत में राष्ट्रपति कौन बन सकता है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि वो आदमी भारतीय ही होगा, तभी वो भारत का राष्ट्रपति बन पाएगा। ठीक है, लेकिन इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया कि जो 15 है ये सिर्फ आपका किसको मिलेगा, भारतीयों को मिलेगा, गैर भारतीय को नहीं मिलेगा। 16 में क्या है, तो 16 में दिया गया है सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। या आप इसको क्या बोल सकते हो कि लोक नियोजन में समानता। लोक मतलब सरकारी, नियोजन मतलब जॉब देना, मतलब सरकारी क्षेत्र में अगर आप काम करना चाहते हो तो आपके खिलाफ भेदभाव नहीं होगा। और ये अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडियंस को। आर्टिकल 19 जिसको संविधान का रीढ़ भी कहा जाता है, इसमें क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मतलब क्या, आप चाहो तो आप अपने सरकार के बारे में सही गलत बोल सकते हो कि आपका सरकार क्या कर रहा नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका अधिकार है, आप सरकार को चुने हैं। कोई गैर भारतीय आकर के हमारी सरकार को, हमारे देश को कुछ भी गलत नहीं बोल सकता है। ठीक है, फिर देखिएगा 29 क्या बोल रहा है। 29 और 30 दोनों एक जैसा कैसे है, तो सबसे पहले तो 29 और 30 जो है यह अल्पसंख्यक का बात करता है। अल्पसंख्यक
उस समुदाय को कहते हैं जिसकी संख्या भारत में कम हो। अल्पसंख्यक, आप देखो वैसे आगे ये क्वेश्चन फिर से आएगा, अल्पसंख्यक आदमी दो तरीके से हो सकता है, या तो धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर। ठीक है, तो आपसे 29 में क्या बोलता है कि जो राज्य है यह किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म और भाषा के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा, उसके संस्कृति और शिक्षा में भेदभाव नहीं करेगा। ये चीज कहाँ लिखा हुआ है? 29 में। और 30 में क्या बोलता है कि अगर अल्पसंख्यक समुदाय को लगता है कि उसकी शिक्षा एवं संस्कृति का सही से समाधान नहीं निकल रहा है तो वो अपने लिए एक शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। 29 में ये कहता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 30 क्या बोलता है कि अगर धर्म और भाषा के आधार पर किसी अल्पसंख्यक वर्ग को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है कहीं पे, तो वो क्या कर सकता है? वो खुद का अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है और सरकार क्या करेगा, राज्य क्या करेगा, उसका हेल्प करेगा। तो ये सारे आप याद रखोगे, 15, 16, 19, 29, 30, 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये से भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो देख लो यहाँ पे आंसर क्या बोल रहा था, कौन सा मौलिक अधिकार से भारतीयों को ही मिलता है? तो 15, 16, 19, आप चाहो तो और भी लिख लोगे, 29 और आपका 30। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा 27 फरवरी को किसका पुण्य तिथि मनाया गया? अभी रिसेंटली ये डे बीता है और जिस व्यक्ति के मेमोरी के लिए बीता है, जिस व्यक्ति को याद करते हुए बीता है, वो भारतीय क्रांति में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था, अपना जीवन को शहीद कर दिया था अपने देश को बचाते बचाते। कौन था वो व्यक्ति? वो था आपका चंद्रशेखर आजाद, जो आपका एक क्रांतिकारी कदम से इनकी लाइफ की शुरुआत हुई थी। भगत सिंह आपके ये हो गए, खुदीराम बोस हो गए, खैर वो तो बहुत पहले रहा करते थे, खुदीराम बोस आपका 1908 में उनका चर्चा आता है। भगत सिंह हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्लाह खां हो गए। तो इन लोग सारे का ग्रुप बना हुआ था और इन लोग अपने देश को आजाद करने के लिए अपना जान तक न्यौछावर कर दिए थे। तो चलिए देखते हैं भगत सिंह के बारे में। सबसे पहले इनका नाम, भगत सिंह बोल दिए, चंद्रशेखर आजाद। सबसे पहले तो इनके नाम से ही थोड़ा सा विवाद शुरू होता है, जैसे चंद्रशेखर आजाद नहीं, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं था, इनका नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। तो आखिर चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद कैसे बन गया? तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा घटना है। क्या? तो देखिएगा, जिस व्यक्ति का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ, 1906 में क्या हुआ? तो इनका जन्म हुआ, हम लोग आगे अभी देखेंगे, आप लिखना मत, अभी सुनो। 1906 में इनका जन्म हुआ और मात्र 15 साल की आयु में 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से कौन जुड़ गया? तो चंद्रशेखर आजाद। और असहयोग आंदोलन में जब वो जुड़े हुए थे तो क्रांतिकारी कदम के लिए इनको क्या किया गया? इनको अरेस्ट कर लिया गया। और जब अरेस्ट करके इनको जज के सामने ले जाया गया तो जज के सामने पेश करने के बाद इनसे सवाल किया गया कि तुम्हारा नाम क्या है? इनका नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। बट इन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता है, माँ का नाम भारत है और घर का नाम जेल है। ठीक है, एक बार फिर से, इनका ये खुद का नाम क्या बताए? आजाद। पिता का नाम स्वतंत्रता, माँ का नाम भारत और घर कहाँ बताए? जेल। अर्थात इनका ये कहना था कि ये अपनी भारत माँ के लिए जेल भी जा सकते हैं, भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए जेल भी जा सकते हैं, आप इनको जेल में डाल करके आप डरा नहीं सकते हो। और फिर क्या था? इनको 15 कोड़े मारने की सजा दी गई, जो कि इनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी अपने देश के लिए। और तो ये कहानी रहा तिवारी से आजाद बनने का। ठीक है, तिवारी से आजाद बनने का ये स्टोरी रहा। अगर इनके बारे में देखें तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। और इनकी मृत्यु कब हुई? वैसे मृत्यु कहना बिल्कुल सही नहीं होगा इनके लिए, ये देश के लिए शहीद हो गए थे 27 फेब 1931 को इनकी ये शहीद हो गए थे। कहाँ पे हुए थे? तो अल्फ्रेड पार्क में, जो आज के समय किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका आजाद पार्क। और ये कहाँ स्थित है?
तो ये हो जाएगा आपका यूपी। ठीक है, यूपी। ये किस चीज से जुड़े हुए थे या फिर आखिर शहीद कैसे हुए थे? तो अंग्रेज इनके पीछे पड़ा हुआ था, और किस वजह से पड़ा हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र को लेकर के। काकोरी षड्यंत्र। वैसे षड्यंत्र इसको किसने नाम दिया? अंग्रेज ने। अब षड्यंत्र के जगह पे क्या यूज होता है? तो काकोरी एक्शन। काकोरी एक्शन। काकोरी एक्शन की वजह से अंग्रेज सरकार इनके पीछे पड़ा हुआ था, और अल्फ्रेड पार्क में किसी भारतीय व्यक्ति के द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार ही अंग्रेज इनके तक पहुंच पाए थे। और इनका कहना था कि ये अंग्रेजों के हाथ से तो कभी नहीं मारे जाएंगे, खुद से शहीद होंगे, देश के लिए शहीद होंगे। और कहा जाता है कि 20 से 30 मिनट तक अल्फ्रेड पार्क में एक अकेला चंद्रशेखर आजाद और बहुत सारे अंग्रेज लगातार इन पे गोलियां बरसा रहे थे, इनको मारने का कोशिश कर रहे थे, और चंद्रशेखर आजाद भी संघर्ष कर रहे थे। लेकिन लास्ट जब उनके पास एक सिंगल गोली बचा तो वो खुद को शूट कर लिए, ताकि वो अंग्रेज के हाथों ना पकड़े जाएं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। काकोरी षड्यंत्र केस में जुड़े हुए थे। दूसरा आप याद रखना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन जो आपका भगत सिंह का पार्टी था, उसमें भी ये जुड़े हुए थे। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। एक अच्छा खासा हम लोग स्टोरी सुन लिए। 27 फेब को हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा, सब्जियां किस तरह का फसल है? हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में ऋतु के हिसाब से 3 प्रकार का फसल बांटा गया है। 3 प्रकार का बांटा गया है ना। कौन कौन सा फसल हो जाएगा? तो पहला तो हो जाएगा आपका खरीफ फसल, दूसरा हो जाएगा आपका रबी फसल, और तीसरा हो जाएगा आपका जायद फसल। ठीक है, 3 तरीके का फसल बांटा गया है आपका किसके अकॉर्डिंग? तो ये हो जाएगा आपका ऋतु के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? तो ये हो जाएगा आपका ऋतु के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिएगा खरीफ के बारे में याद रखिएगा कि ये बरसात के मौसम के बाद, मतलब गर्मी के मौसम में ये बोया जाता है, और आपके ठंड के लगभग काट लिया जाता है। तो ये कब बोया जाता है? जून से जुलाई के बीच में। जून से जुलाई के बीच में बोया जाता है, और आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में काट लिया जाता है। ठीक है, जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, और वहीं से ये काटा तो अब ये जुड़ेगा। तो ये कब हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच में। अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये बोया जाता है, और काटा कब जाता है? तो हो जाएगा आपका फेब से मार्च के बीच में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, जबकि जायद इसका टेन्योर बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे कि ये फरवरी मार्च में बोया जाएगा, फरवरी मार्च में बोया जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका मई जून तक। ठीक है, मई जून तक इस फसल को काट लिया जाता है, मई जून तक। इसमें मेनली क्या होता है ना, जायद में जितना भी तरह का फसल रहेगा ना, जायद में जो भी फसल रहता है उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। मतलब आप कह सकते हो कि इसमें क्या आएगा? खीरा आएगा ना, ककड़ी, ठीक है, तरबूज जो भी गर्मी के दिनों में आप खाते हो ना, वो सारा फसल लगभग किसमें आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका जायद में। वहीं अगर आपसे खरीफ में पूछता है तो चावल वगैरह क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका खरीफ में। यहाँ पे तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि जायद में सारा का सारा क्या आ जाएगा? तो सब्जी, मैक्सिमम सब्जी किसमें आएंगे? तो ये आ जाएगा आपका किसमें? जायद में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं 5 पर। देखिएगा, भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? आप यहाँ पे 2 तरीके से पहले तो याद करना कि देखो, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं ना। प्राचीन भारत, उसके बाद किस रूप में बांटते हैं? फिर बांटते हैं मध्यकालीन भारत, ठीक है, और फिर तीसरा बांटते हैं आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत। कितने लोग इसको औपनिवेशिक भारत भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो, प्राचीन भारत में भी आपका 2 आक्रमण होगा। प्राचीन भारत पे आपका 2 विदेशी आक्रमण होता है। पहला तो होता है ईरानी के द्वारा, और दूसरा होता है किसके द्वारा? यूनानी के द्वारा। ठीक है, ईरानी और यूनानी। मध्यकालीन भारत में क्या होता है कि आपका मुस्लिम आक्रमण होता है। ठीक है, किसका आक्रमण होता है? मुस्लिम। और ये भी आपका 2 रूप में होता है। पहला होता है आपका अरब रूप में, और दूसरा होता है तुर्क। ठीक है, और आधुनिक में तो हम लोग जानते हैं कि कितने लोग आए थे? PDEDFS। ठीक है, मतलब ये सारे व्यापारिक कंपनी थे, व्यापार करने के लिए आए थे और भारत पर शासन करना शुरू कर दिए थे। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी एंड दैट इज स्पेनिश।
तो इतने सारे लोग आए थे व्यापार करने और भारत पे क्या करने लगे, शासन। तो यहाँ पे आपसे सवाल कर रहा है भारत पे सर्वप्रथम, तो आप ही बताओ कि सर्वप्रथम में ये आएगा या फिर ये आएगा, तो प्राचीन वाला आएगा। तो चलिए प्राचीन वाले भाई साहब को उठाते हैं और उठा के कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, तो पहला आक्रमण कौन था, ईरानी। सो आंसर वो आंसर अभी और भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं ईरानी में, ठीक है, ईरानी में। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, ईरानी में एक वंश शासन कर रहा था और उस वंश का नाम क्या था, हखमनी वंश। हखमनी वंश। ईरान पे कौन सा वंश शासन कर रहा था, हखमनी वंश। और इस वंश का संस्थापक कौन था, इस वंश का संस्थापक था साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय इस वंश का संस्थापक था। आपसे सवाल कर रहा है कि भारत पर सर्वप्रथम सफल आक्रमण कौन किया था। तो आप ये इस चीज को याद रखना कि भारत पर सर्वप्रथम सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था आपका डेरियस प्रथम। लेकिन आप तो जानते हो ना कि हमारे भारत में आदत होता है नाम चेंज करेंगे, डेरियस प्रथम, इसको डेरियस कैसे बोलेंगे, इसको दारा प्रथम बोलेंगे। जैसे अपने यहाँ देखो, माघ पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा नहीं, माघी पुनिया कहा जाता है, पूर्णिमा का भी चेंज करके क्या कर दिया जाता है, पुनिया। तो ऐसे बहुत सारे नाम अपने यहाँ चेंज कर दिए जाते हैं अपने अकॉर्डिंग। वैसे ही डेरियस प्रथम का नाम चेंज कर दिया गया और भारत में क्या कहा जाने लगा, इसको दारा प्रथम। ठीक है, दारा प्रथम। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग दारा प्रथम की ओर बढ़ते हैं। दारा प्रथम ये भारत का गांधार वाला रीजन जीत चुका था। दारा प्रथम जो था ये भारत का गांधार क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है, और इसे अपना 20वां प्रांत बनाया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो आपका डेरियस प्रथम था वो पहली बार प्राचीन भारत में आक्रमण किया जो कि सफल था, और भारत का किस एरिया को जीत लिया था, तो ये हो जाएगा आपका गांधार को जीत लिया। और कितने नंबर का प्रांत बनाया, 20वां। इस बात की जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है कि ऐसा कुछ हुआ था, तो आप याद रखिएगा कि पूरे विश्व में अभिलेख लिखवाना कौन शुरू किया था, डेरियस प्रथम। और 3 अभिलेख लिखवाया था, 3 अभिलेख। नाम क्या क्या था अभिलेख का, बेही अस्तुन अभिलेख, उसके बाद पर्सी पोलिस अभिलेख, और तीसरा नक्श ए रुस्तम अभिलेख। इन तीनों अभिलेख से इस आक्रमण की जानकारी मिलती है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की सत्र होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का सत्र होना चाहिए। सत्र मतलब क्या कह सकते हो, मीटिंग, जैसे कि जो सांसद लोग आकर के संसद में बैठते हैं और भारत के लिए काम करते हैं। तो देखिएगा इस चीज का चर्चा अनुच्छेद 85, ठीक है, अनुच्छेद 85 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 85 में कहा गया है, यहाँ पे देखिएगा अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। ऐसा कहाँ पे कहा गया है, तो ये आर्टिकल 85 में कहा गया है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की सत्र होनी चाहिए। तो वैसे 6 महीना का अंतराल बोल रहा है, 6 महीना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आपको लग रहा है कि आंसर क्या हो जाएगा, तो ये लग रहा है कि आपका आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 85 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीना से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। एक चीज हम लोग और देख लेंगे कि संसद का 3 सत्र होता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो BMW गाड़ी होता है ना। तो चलिएगा हम लोग उसी से इसको कनेक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा BMW। अब यहाँ पे देखिएगा इसका अर्थ क्या हो गया, तो B4 क्या हो जाएगा, B4 हो जाएगा बजट।
ठीक है। M4 हो जाएगा मॉनसून सत्र, मॉनसून सत्र। और W4 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शीतकालीन, शीतकालीन। और इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, विंटर। ठीक है, तो ये हो गया कि आपका कम से कम 3 सत्र होना चाहिए। ठीक है, मतलब 3 सत्र होता है लेकिन कम से कम साल में कितना सत्र होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2। अगर बात करें संसद का चर्चा कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 19 में संसद का चर्चा किया गया है। संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जबकि आपसे पूछेगा कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 हो जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, जैसे ईरान, ईरान में संसद को क्या कहा जाता है, तो मजलिस कहा जाता है। अफगानिस्तान में क्या कहा जाता है, शोरा कहा जाता है। जापान में क्या कहा जाता है, तो आहार कहा जाता है। इन चीजों को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बाबा गरिया पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, आपसे सवाल क्या कर रहा है कि बाबा गरिया त्योहार जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो सबसे पहले तो इसका आंसर आ जाइएगा, उस राज्य के बारे में बोल रहा है जो आपका 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और बाकी के 1 ओर से असम और मिजोरम से अपना सीमा साझा करता है। त्रिपुरा की राजधानी, चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा, त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला, अगरतला। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे मानिक शाह, मानिक शाह। और यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे इंद्रसेना, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ठीक है, पहले भी चर्चा हुआ है इनका। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। अगर इसके बारे में बात करें तो ये जो आपका त्योहार है, ठीक है, ये चैत्र महीने के, चैत्र महीने के अंतिम दिन से शुरू होता है, अंतिम दिन से शुरू होकर बैसाख के 7वें दिन तक चलता है। वैसे आपसे एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा, 7वें दिन तक चलता है। ठीक है, किसका पूजा मेनली इसमें होता है, तो गौ माता का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पूजा होता है, ये मेनली किसका पूजा होता है, तो गौ माता का होता है। अगर आपसे पूछता है कि आपका त्रिपुरा में और भी कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो आइएगा सबसे पहले देख लीजिएगा खाड़ची उत्सव, खाड़ची उत्सव। और ये रेलवे में पूछा हुआ था शायद, वो एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था ना, शायद उसमें पूछा हुआ था कि आपका खाड़ची महोत्सव कहाँ का है। दूसरा आपसे पूछता है, अगर और भी पूछता है तो मान लीजिए पूछेगा नीरमहल, नीरमहल। और एक और पूछ सकता है पिलक, पिलक। ये सारा का सारा क्या है, उत्सव। ये सारा का सारा कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा में, त्रिपुरा में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो देखिएगा बिहार के स्थानीय शासक, बिहार के स्थानीय शासक हिस्सामुद्दीन एवाज, हिस्सामुद्दीन एवाज को हराकर, एवाज को हराकर। ठीक है, ये कौन था, तो ये बिहार का स्थानीय शासक था। हिसामुद्दीन एवाज को हराकर उसके स्थान पर किसको बनाया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मलिक जानी, मलिक जानी। मलिक जानी को क्या बनाया था, तो बिहार का सूबेदार। मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बनाया, बिहार का सूबेदार। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपको शायद पता चल गया होगा। ये देखिए एवाज भी दिया हुआ है और मलिक जानी भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो ये चीज तो हुआ। आते हैं इल्तुतमिश पे, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ऐसे ही होगा ना। हाँ, चलिए इल्तुतमिश के बारे में अगर इसके बारे में चर्चा करें तो गुलाम वंश का, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, ये कौन था, तो ये था आपका इल्तुतमिश। ठीक है, किस जाति का था, तो इलबड़ी तुर्क जाति का, इलबड़ी तुर्क जाति का। ठीक है, इलबड़ी तुर्क जाति का था। भारत में इसने एक व्यवस्था चलाई थी, एक प्रथा चलाई थी, जिसका नाम क्या था, इक्ता व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था। ठीक है, कौन चलाया था, तो ये चलाया था इल्तुतमिश। इक्ता व्यवस्था मेनली क्या था, तो इक्ता व्यवस्था में क्या होता था ना कि काम के बदले जमीन दिया जाता था, काम के, या फिर काम नहीं कर सकते आप क्या कहो ज्यादा बेटर होगा, वेतन। ठीक है, वेतन के बदले, वेतन के बदले क्या दिया जाता था,
तो जमीन दिया जाता था। और इसी को क्या कहा जाता था? इक्ता व्यवस्था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। जो गुलाम वंश का क्या था? तो ये आपका वास्तविक संस्थापक था। चलिए आगे आते हैं। एक चीज और, गुलाम वंश का कार्यकाल कितना से कितना था? 1206 से लेकर के 1290 के बीच में। ठीक है, ये कब से कब तक शासन किया इल्तुतमिश? तो ये किया था 1210, किसी किसी बुक में आपको 11 भी लिखा हुआ मिलेगा, से 1236 के बीच में। क्योंकि देखिए पहला शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा शासक कौन आया था गुलाम वंश में? तो आराम शाह नाम का एक बकलोल आदमी आया था। और उसके बाद फिर कौन आया? इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका शिवालिक रेंज। ठीक है, शिवालिक श्रेणी जो है ये हिमालय की सबसे नवीन, नवीन मतलब क्या होता है? नया। हम लोग लगातार हिमालय वाला श्रेणी लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोग देखे थे काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, और ये हो गया आपका कैलाश श्रेणी। और ये सारा का सारा इकट्ठे क्या कहलाता था? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। उसके बाद था आपका बाह्य हिमालय, फिर था आपका मध्य हिमालय, और फिर था आपका शिवालिक श्रेणी। इस टाइप से हम लोग देखे थे ना। चलिए, तो हम लोग ये भी देखे थे यहाँ पे कि आपका इसके बाद आपका मध्य हिमालय में आपका पीर पंजाल नाम का श्रेणी पाया जाता था। यहाँ पे हो जाएगा आपका पीर पंजाल। आज हम लोग देखते हैं शिवालिक के बारे में। तो चलिए, शिवालिक, शिवालिक। ठीक है, तो आप एक तरीके से कह सकते हो हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग, कह सकते हो ना, ऊपर उत्तर, नीचे क्या होता है? दक्षिणी। तो हिमालय का दक्षिणी भाग, हिमालय का दक्षिणी भाग कह सकते हैं ना, हिमालय का दक्षिणी भाग। ठीक है, या इसको एकदम से नवीन हिमालय भी कहा जाता है, नवीन हिमालय, नवीन हिमालय। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ है? पश्चिम से पूर्व। इधर वाला उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये पश्चिम होता है ना, तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी दूरी लगभग कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 2400 किलोमीटर। ठीक है, आपसे सवाल करेगा कि जो शिवालिक रेंज है ये पश्चिम से पूर्व लगभग कितना एरिया में फैला हुआ है? तो आप क्या बताओगे? लगभग 2400 किलोमीटर। जबकि इससे का ऊंचाई अगर लगभग पूछता है कि इसका ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई लगभग कितना है? तो ऊंचाई में हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ऊंचाई, तो ये हो जाएगा लगभग 600 मीटर से 1500 मीटर। ठीक है, एवरेज ऊंचाई कितना हो जाएगा? 600 मीटर से 1500 मीटर। जबकि हम लोग देखे थे कि बाह्य हिमालय में स्थित नेपाल जो था इसकी ऊंचाई लगभग कितनी थी? तो ये हो जाएगा 8848 मीटर। देख रहे हो ना कितना अंतर है। उसके बाद इसमें आपसे पूछ सकता है, पहले यहाँ पे हम लोग क्या देखे कि पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई कितनी है, और फिर हम लोग देखे ऊंचाई। अब अगर आपसे पूछ सकता है कि मोटाई कितना हो जाएगा, मोटाई, ठीक है, मोटाई कितना है, या फिर आपसे चौड़ाई पूछ सकता है, तो ये लगभग कितना हो जाएगा? 15 से 50 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, उसके बाद एक चीज आप और याद रखिएगा कि नदियों के अपर्दन के वजह से, नदियों, अपर्दन मतलब क्या होता है? कि पहाड़ है, ठीक है, इस टाइप से पहाड़ है, और लगातार इस पे अगर नदी गिरते रहेगी ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पहाड़ टूट फूट जाएगा। नदियों के अपर्दन के वजह से यह असतत अवस्था में है। असतत मतलब बिखरा हुआ, असतत अवस्था में है। इस चीज को आप याद रखिएगा, असतत अवस्था में है। और ये किस पहाड़ी के बारे में बात हो रहा है? तो ये हो जाएगा आपका हिमालय। ठीक है, चलिए और देखिएगा, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच कुछ घाटी है। ये मध्य हुआ और ये शिवालिक हुआ। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच, और शिवालिक के बीच कुछ घाटी है। ठीक है, बीच कुछ घाटी है, जिसे पश्चिम में और पूर्व में कुछ नाम से जाना जाता है, जिसे पश्चिम में दून कहा जाता है, पश्चिम में दून। ठीक है, और पूर्व में क्या कहा जाता है? द्वार। फिर से मेरी बातों को सुनिएगा कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच कुछ घाटी है, और जो घाटी पश्चिम की ओर बसा हुआ है उसे दून कहा जाता है, दून। ठीक है, और जो पूर्व की ओर है उसे द्वार कहा जाता है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट दून है, नाम सुने होंगे आप इसका, देहरादून। ठीक है, क्या हो जाएगा? देहरादून। एक सेकेंड, देहरादून। ठीक है, देहरादून। और एक द्वार में आप याद रखिएगा, हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार। ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका घाटी है एक प्रकार का, देहरादून हो गया और हरिद्वार हो गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा टी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिएगा थोड़ा सा इसके बारे में, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। देखिएगा सेशन नंबर 40 या 41 था, उसमें एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया था कि पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। उस चीज को देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन में ना थोड़ा सा गलती हो गया था, मिस्टेक हो गया था, उस चीज को यहाँ पे हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये हो गया आपका नागालैंड, है ना, नागालैंड जो आपका उत्तर पूर्वी राज्य है। अब यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन था शायद कि पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, जिसमें एक वीडियो में 40 नंबर सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 में हम गलती से बोल दिए थे कि त्रिपुरा को कहते हैं, जबकि 41 का भी 6 नंबर क्वेश्चन में वो क्वेश्चन आया था, उसमें हम बताए थे कि नागालैंड, तो नागालैंड वाला ही सही होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि 40 का 6 नंबर में थोड़ा सा गलती हो गया था, जबकि 41 का 6 में हम उसको करेक्शन कर दिए थे, लेकिन ये चीज बताना भूल गए थे, ये करेक्शन कर दिया गया है और इससे कुछ बच्चे क्लास में क्वेरी कर रहे थे, सो यहाँ पर से क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा नागालैंड के बारे में आपको बताया गया है कि इसे क्या कहा जाता है। नागालैंड का लगभग समूचा हिस्सा पर्वतीय है और इसीलिए नागालैंड को पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। पूर्व का स्विट्जरलैंड का संज्ञा क्यों दिया गया, क्योंकि इधर जो है आपका स्विट्जरलैंड इधर पड़ता है, पश्चिमी देश है, और इधर पूर्व की ओर हमारा नागालैंड मतलब भारत का एक राज्य नागालैंड पड़ता है, इसलिए कंपेयर किया गया स्विट्जरलैंड से और क्या उपमा दिया गया, पूर्व का स्विट्जरलैंड। ठीक है, सो कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया था, उस चीज को आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा था हमारा, देखिएगा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो क्वेश्चन शायद ये पहले भी आया था, अभी दूसरा या तीसरे नंबर पर। तो भाग 3 में लगातार हम लोग यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स देख रहे हैं जो कि हमारा मौलिक अधिकार को इंडिकेट करता है। यहाँ पे चर्चा कर रहा है 29 और 30 का। तो चलिएगा समय बर्बाद ना करते हुए आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 29 और 30। इसके पहले का लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं ना, 25 से 28 का क्या था, वो था आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए 29 और 30 तीनों किसके बारे में बात करता है, अल्पसंख्यक के बारे में। अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक बहुत सारे आधार पर हो सकता है, लेकिन हमारे संविधान में दो चीज पर फोकस किया गया। किस चीज पर, तो आपका भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर। जैसे हमारे भारत में धर्म के आधार पर किसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि वो अल्पसंख्यक है, तो हिंदू को छोड़ करके मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सारे समुदाय को बोला गया है कि भारत में ये अल्पसंख्यक के रूप में है। और 29 और 30 जो है ये अल्पसंख्यक के अधिकार के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में हम लोग देखे थे कि कौन सा अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 29 और 30 भी जो है ये सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त होगा, गैर भारतीय को नहीं। अब देखिएगा 29 क्या बोलता है, 29 बोलता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, राज्य उसके ऊपर कोई भी अपोज वाला अधिकार नहीं डालेगा। 30 क्या बोलता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अगर अपना अलग शैक्षणिक संस्थान खोलना चाहता है, चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलो मान लो कि देखो ये हमारा क्लास है, ठीक है, अब यहाँ पर जैन धर्म का कोई दिगंबर समुदाय आता है मेरे कोचिंग में पढ़ने के लिए, ठीक है। दिगंबर के बारे में अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, दिगंबर समुदाय जो है आपका जैन धर्म से बिलोंग करता है और दिगंबर समुदाय कपड़ा नहीं पहनता है, ठीक है। दिक मतलब होता है दिशा, वो चारों दिशाओं को ही अपना कपड़ा मानता है। अब मान लो कि कल को मेरे कोचिंग में कोई दिगंबर समुदाय का लड़का आता है एडमिशन लेने के लिए, तो और चूंकि वो दिगंबर है तो वो नेक्ड रहेगा, वो कपड़ा नहीं पहनेगा, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको भगा देंगे कि नहीं आप इस टाइप से क्यों हमारे क्लास में आ रहे हो, वो आ सकता है। उसको यह अधिकार कौन दिया, आर्टिकल 29। अगर हम उसको अपनी क्लास में एंट्री नहीं करने देते हैं तो वो मेरे खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और उसको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार कौन देता है, आर्टिकल 32। कनेक्ट करिए आप 29। कोई भी समुदाय अगर हमारे कोचिंग में आ रहा है पर, ठीक है, तो अगर वो आता है तो हम उसको पढ़ाएंगे ही अपनी क्लास में, ऐसा नहीं है। अभी भूकंप आ गया था लगता है 2 मिनट के लिए। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई भी समुदाय, जैन वाला हम बस आपको एग्जांपल देने के लिए समझाए, वो कोई भी समुदाय के बारे में बात ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये 29 में हो गया। अब दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से वो जैन वाले का एग्जाम्पल।
मान लो कि वो जैन वाला आया, हम उसका एडमिशन ले लिए आर्टिकल 29 के तहत कि वो 32 के तहत हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ना चला जाए, ठीक है। अब वो आ रहा है, हो सकता है कि उसी को कंफर्टेबल फील नहीं हो, सारे बच्चे लोग इस कॉस्ट्यूम में बैठे हुए हैं, इस ड्रेस में बैठे हुए हैं, वो बिना ड्रेस का, वो नेक्ड है क्योंकि वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, तो हो सकता है वही कंफर्टेबल फील नहीं करे। तो क्या हो सकता है, तब वो चाहे तो वो अपने लिए अपने समुदायों के लिए शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है और राज्य सरकार उसका मदद करेगा। ये क्या कहता है ये 30 में। आप इन बातों को सुन लिए, समझ लिए। अगर आपको नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, मेरी बोली हुई बातों को यहाँ पे नोट किया हुआ है। 29 क्या बोल रहा है तो देखिएगा, इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्था, खासकर शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से आप नहीं रोक सकते हैं। 30 क्या बोलता है, अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है, आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाए, तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे हेल्प भी करेगी, मतलब धन भी देगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आर्टिकल 29 भी कंप्लीट हुआ, 30 भी कंप्लीट हुआ, साथ में क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।